हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ माधुरी एंड आज की वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ इंटरव्यू के क्वेश्चंस। जैसे कि इन्फोसिस हो गया, माइंडट्री हो गया, बहुत सारे इंटरव्यू के क्वेश्चंस अभी चल रहा है, यानी कि इंटरव्यू चल रहा है। कॉग्निजेंट के भी चल रहे हैं, तो बहुत सारे बच्चों को ये है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एस्पिरियो का भी स्टार्ट है, इनफैक्ट जितनी भी कंपनियाँ हैं, चाहे विप्रो ले लो या टीसीएस ले लो या इन्फोसिस ले लो या फिर कॉग्निजेंट या फिर कोई भी कंपनी आप ले लो, जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनी हो या फिर छोटी मोटी कंपनी हो, जितनी भी कंपनी हो, जो क्वेश्चंस मैं आज आपके संग शेयर करने वाली हूँ, ये सभी क्वेश्चंस आपके संग इंटरव्यू में जरूर के जरूर पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं उन्हीं क्वेश्चंस को ली हुई हूँ जो कि ऑलरेडी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वही चीज़ें आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, तो लास्ट की वीडियो देखिएगा। वीडियो होने वाली है बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि मैं यहाँ पे आप लोगों को लेक्चर्स नहीं प्रोवाइड कर रही हूँ, क्योंकि जब मैं लेक्चर्स प्रोवाइड करती हूँ तो ज़्यादा डीपली एक्सप्लेन करती हूँ, तो यहाँ मैं ज़्यादा डीपली नहीं एक्सप्लेन करूँगी। मैं आपको बस किस क्वेश्चन को क्या आंसर देना है वो चीज़ यहाँ पे हम बताने वाले हैं, तो लास्ट एक वीडियो देखिएगा, सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। एंड इन फ्यूचर अगर मैं कभी जावा की लेक्चर्स प्रोवाइड करती हूँ, देन मैं डेफिनेटली वहाँ पे बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। ओके, तो यहाँ पे मैं ज़्यादा डिटेल नहीं जाने वाली, तो कोई मुझे ये कमेंट मत करना कि मैम ये क्या होता है, आपने ये उतने अच्छे से नहीं बताया, इसको दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए। तो ऐसा मत करना, क्योंकि मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। मैं यहाँ सिर्फ किस क्वेश्चन के क्या आंसर देने, कितने देने, क्योंकि होता है क्या है ना कि बहुत बच्चे होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, जब इंटरव्यू होता है तो वो वहाँ पर कहानी सुनाने लगते हैं। उनसे पूछा जाएगा आपका नाम क्या है, तो वो क्या करते हैं कि पूरे खानदान का नाम बताना स्टार्ट कर देते हैं। इन द सेंस कि अगर उसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज जावा, तो वो क्या करेगा, जावा को तो डिफाइन नहीं करने वाला, लेकिन हाँ, जावा के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें वो डिफाइन कर देगा। तो हमें ये चीज़ नहीं बताना है ना, हमें बताना है जो चीज़ पूछा जाए वो चीज़ बताना है, यानी कि टू द पॉइंट। जो चीज़ पूछा जाए सिर्फ वही बताना, उसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा आप बोलोगे ना तो क्वेश्चन वही अराइज हो जाएगा एक्स्ट्रा भी। तो आपको टू द पॉइंट ही बताने हैं। तो कैसे क्या आंसर देने हैं वो सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। साइड में वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स संग भी शेयर कर दीजिएगा। एंड सबसे 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 इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि मैं कल अपना चैनल देख रही थी, तो वहाँ मैंने एक चीज़ देखा कि 100% में से 10% ही बच्चे हैं जो कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं। एंड 90% ऐसे लोग हैं जो कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वीडियोस देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन होगा, डिफरेंस बिटवीन जावा एंड अदर्स। अदर्स में आपकी सी हो सकते हैं, सी प्लस प्लस होते हैं, कोई भी हो सकते, कुछ भी लैंग्वेज वो लोग ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर मैक्सिमम यानी कह सके 100% में से 99% चांस होता है कि जावा और सी के बीच में डिफरेंस पूछा जाता है। तो ये आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, प्लस उप्स के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सारे क्वेश्चन आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप लोग ये उम्मीद मत कीजिएगा मैं ज़्यादा डिटेल में बताने वाली हूँ, सिर्फ कैसे क्या आंसर आपको देने, किस क्वेश्चन के कितने आंसर देना है, टू द पॉइंट यहाँ पर बताना है, तो क्या क्या चीज़ें होंगी वो सारी चीज़ें आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे स्ट्रिंग से भी क्वेश्चंस आते हैं, एरे से भी आते हैं, ये सारे क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। एक्सेप्शन हैंडलिंग, आईओ स्ट्रीम, ये भी आपका नेक्स्ट वीडियो में ही होगा। मल्टी थ्रेडिंग एंड रैपर क्लासेस एंड कलेक्शन फ्रेमवर्क, ये सारे टॉपिक्स आपका नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। कलेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। हाँ, इन सब का यूज़ जैसे कि हम लोग सॉर्टिंग करते हैं या डुप्लीकेट एलिमेंट को रिमूव करते हैं, या फिर इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस होते हैं, इन सब को इनकी हेल्प से कैसे कर सकते हो आप। कलेक्शन फ्रेमवर्क में जो भी चीज़ें सेट है, मैप है, लिस्ट है, इनकी हेल्प से आप कैसे करोगे वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में ही कवर करेंगे। तो इससे भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ही कवर करूँगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है कि डिफरेंस बताना है आपको सी और जावा में, तो डिफरेंस क्या है वो देख लेते हैं। पहला डिफरेंस ये है कि जो हमारा जावा होता है वो हाई लेवल लैंग्वेज होता है और जो हमारा सी होता है वो मिडल लेवल लैंग्वेज होता है। फर्स्ट पॉइंट, जावा इज अ हाई लेवल लैंग्वेज एंड सी इज अ मिडल लेवल लैंग्वेज। सेकेंड पॉइंट, जावा इज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड सी इज अ प्रोड्यूसर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा नॉट सपोर्ट अ पॉइंटर बट सी सपोर्टिंग अ पॉइंटर। थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट, exception handling present in Java, but
एक्सेप्शन हैंडलिंग नॉट प्रेजेंट इन सी, ये आपका फोर्थ पॉइंट हो गया। फिफ्थ पॉइंट, जावा इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, लेकिन जो सी होता है वो होता है प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। एंड नेक्स्ट आपका होगा, जावा में टोटल 50 कीवर्ड्स होते हैं बट इन सी 32 कीवर्ड्स ओनली। ओके, तो ये आपके डिफरेंस हो जाएंगे सी और जावा में। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है सी और जावा में डिफरेंस क्या है, तो आपको ये पॉइंट्स बताने होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं उप्स। उप्स में हम लोग पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम लोग देखेंगे कि उप्स क्या होते हैं। उप इज ए प्रोग्रामिंग अप्रोच विच प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड करता है, फंक्शनैलिटी टू राइट अ इजी एंड बेटर वे बेस्ड ऑन रियल वर्ल्ड, यानी कि प्रोग्राम को इजी और बेटर वे में राइट करने की जो फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है वही हमारा उप्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल आप बोलोगे उप इज ए प्रोग्रामिंग अप्रोच विच प्रोवाइड फंक्शनैलिटी टू राइट अ प्रोग्राम इन इजी एंड बेटर वे बेस्ड ऑन रियल वर्ल्ड, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में आता है कि कितने कॉन्सेप्ट यानी कितने इसके पिलर्स होते हैं, जिसके टोटल 6 पिलर्स होते हैं। पहला होता है क्लास, दूसरा होता है ऑब्जेक्ट, तीसरा होता है इनहेरिटेंस, फोर्थ इनकैप्सुलेशन, फिफ्थ पॉलीमॉर्फिज्म एंड लास्ट है आपका एब्स्ट्रैक्शन। ये इनके अंदर में आते हैं। आपको उप्स के अंदर सिर्फ यही एक टॉपिक्स होते हैं, इतने ही टॉपिक्स को आपको पढ़ना होता है। ये सारे टॉपिक्स आप कवर कर लेते हो तो आपका उप्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहले क्लास क्या होता है। क्लास एंड ऑब्जेक्ट हम यहाँ पर देखेंगे। क्लास क्या होता है, वो हमारा एक ब्लू प्रिंट होता है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट होता है वो इंस्टेंस ऑफ क्लास होता है। जो हमारा क्लास होता है वो लॉजिकल एंटिटी होता है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमारा फिजिकल एंटिटी होता है। जो हमारा क्लास होता है वो रियल वर्ल्ड से नहीं होता है, लेकिन जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो रियल वर्ल्ड से होता है। जो क्लास होता है वो मेमोरी एलोकेट नहीं करता है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट है वो मेमोरी एलोकेट करता है। यहाँ तो हो गया डेफिनेशन। अब यहाँ पे आप समझो क्लास और ऑब्जेक्ट के बीच की कहानी। अगर हम कहानी की बात करें कि हाँ आप समझो कैसे क्लास क्या है ऑब्जेक्ट क्या है, तो एक चीज़ है, आपको सोचो बाइक, आप लोग की बाइक्स होती हैं, इन पर अगर बाइक ले लें या आपका कार हो गया, बाइक हो गया, जितनी भी चीज़ें व्हीकल्स हैं, तो यहाँ पे इन सबको आप नाम क्या दोगे, व्हीकल्स दोगे। व्हीकल्स के अंदर ये जो भी आपकी कार हैं, बाइक हैं, ये स्कूटी, ये सारी चीज़ें उसके अंदर ही आ जाएंगी। तो आप इन सबका एक नाम दे रहे हो, तो वो आपका कहलाता है क्लास। क्या व्हीकल्स कभी स्पेस गेन कर रहा है कहीं? व्हीकल्स को कभी आपने देखा है? नहीं ना। व्हीकल्स एक नाम है, लेकिन हाँ व्हीकल्स के अंदर में जो बाइक आ रहा है वो आपने देखा है, उसके अंदर में जो कार आ रही है वो आपने देखा है, लेकिन व्हीकल्स को नहीं देखा है। अगर एक तरह से और एग्जांपल ले लें, अगर एनिमल, एनिमल का नाम लेते हैं, तो एनिमल में आपके पास बहुत सारे एनिमल्स के नेम होंगे जिनको आप जानते हो और वो बता सकते हो। बट अगर हम कहें एनिमल के अंदर जो एनिमल तो आपके हो गए नॉर्मल एक क्लास, बट एनिमल के अंदर में जो चीज़ें आती हैं, डॉग हो गया, कैट हो गया, एलिफेंट हो गया, टाइगर हो गया, ये सारी चीज़ें क्या है आपकी, ये सारी चीज़ें आपके ऑब्जेक्ट हैं। क्लास क्या है आपकी, एनिमल, बर्ड, ये क्लास होती हैं आपकी। इनकी कोई आइडेंटिटी नहीं होती है, ये कोई भी मेमोरी स्पेस नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो एनिमल है उसको सिर्फ हम एक नेम से जानते हैं, उसको हम देखे नहीं हैं। एनिमल को देखा नहीं, हाँ एनिमल के अंदर में जो चीज़ें आती हैं उनको हमने देखा है, लेकिन एनिमल एक तरह का नाम है और वो नाम कोई स्पेस नहीं करता है गेन। तो ये आपका एक तरह से एग्जांपल जिससे कि आप समझ सकते हो कि क्लास क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। सिंपल वही चीज़ यहाँ पे फॉलो होते हैं। क्लास जो होगा सिंपल एक तरह का नेम होगा, ब्लूप्रिंट हो गई आपकी, टेम्पलेट होगा आपका, लेकिन इसके अंदर जो चीज़ें होंगी वो सारी चीज़ें होंगी आपकी ऑब्जेक्ट। यानी कि एनिमल जो है, एनिमल हमारा जो मेमोरी गेन नहीं करेगा, लेकिन यहीं पे अगर आपका डॉग है तो डॉग आपका स्पेस गेन करेगा। डॉग का एक स्पेस होगा, एक वॉल्यूम होगा, एक मास होगा, तो वो हमारा मेमोरी एलोकेट करेगा, एक मेमोरी गेन करेगा, बट आपका जो क्लास है वो नहीं करेगा। तो आई होप आपको यहाँ डिफरेंस समझ आ गया होगा कि क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी, बस आपको डिफरेंस कर दे रही हूँ ताकि आपके माइंड में एक स्टोरी क्रिएट हो जाए, ताकि आप अगर रट्टा मार के भी जा रहे हो और भूल जाते हो तो भी आपको ये चीज़ याद रहे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ठीक है। कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेथड होता है जो कि यूज होता है इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए ही कंस्ट्रक्टर का यूज होता है। तो सिंपल से आप डेफिनेशन बोलोगे कंस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल मेथड दैट इज यूज टू इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, एवरी क्लास हैज़ अ कंस्ट्रक्टर, ये क्वेश्चन वहाँ आएगा
कि क्या जो एवरी क्लास होते हैं उनके कंस्ट्रक्टर होते हैं, सभी क्लास के कंस्ट्रक्टर होते हैं कि सिर्फ स्पेसिफिक कुछ क्लास के ही होते हैं? तो नहीं, सभी क्लास के कंस्ट्रक्टर होते हैं। ठीक है, अगर आपने अपने प्रोग्राम में कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया है तो कंपाइलर बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना देता है कंपाइल टाइम पे। ठीक है, उसके बाद से कंस्ट्रक्टर डज नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप। कंस्ट्रक्टर का कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है। कंस्ट्रक्टर कॉल इम्प्लिसिटली, कंस्ट्रक्टर हमेशा इम्प्लिसिटली ही कॉल होता है, एक्सप्लिसिटली कॉल नहीं होता है। कंस्ट्रक्टर का जो नेम होता है वो हमेशा क्लास नेम की ही सेम होना चाहिए, यानी कंस्ट्रक्टर नेम एज अ क्लास नेम, क्लास का जो नेम होगा वही आपका कंस्ट्रक्टर का नेम होगा। कंस्ट्रक्टर कैन बी प्राइवेट, पब्लिक, डिफॉल्ट एंड प्रोटेक्टेड। कंस्ट्रक्टर का जो होता है नेम वो आपका एक्सेस मॉडिफायर जो होता है वो आपका प्राइवेट भी हो सकता है, पब्लिक भी हो सकता है, डिफॉल्ट भी हो सकता है, प्रोटेक्टेड भी हो सकता है। इन चारों में से कुछ भी आपको हो सकता है। बाय डिफ़ॉल्ट तो डिफ़ॉल्ट ही रहता है, लेकिन अगर आपने अपनी क्लास को पब्लिक बनाया है तो आपका कंस्ट्रक्टर भी पब्लिक ही होगा। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है, कंस्ट्रक्टर इन जावा कैन नॉट बी एब्स्ट्रैक्ट, स्टैटिक, फाइनल एंड सिंक्रोनाइज्ड। ये चीज़ें आपका कंस्ट्रक्टर में नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपके कुछ पॉइंट्स हैं कि अगर पूछा जाए व्हाट इज कंस्ट्रक्टर तो वहाँ पे आप इन पॉइंट्स को बता सकते हो। हाँ, ये पॉइंट थोड़े से ज़्यादा आपको लग रहे होंगे, बट अगर आपको इसमें से कोई पॉइंट्स नहीं आते हैं, जिनको तो जो CSIT से ब्रांच हैं या फिर जो जावा पढ़े हैं उनके लिए तो वो सारी पॉइंट ये समझ रहे होंगे, बट जो मैकेनिकल के बच्चे हैं वो नहीं समझ रहे होंगे। कोई बात नहीं, आप लोग ऐसे ही रट्टा मार लो, क्योंकि अभी आपको क्या करना है, इंटरव्यू क्रैक करना है। इंटरव्यू क्रैक हो जाता है उसके बाद आपको ट्रेनिंग मिलेगा ही, नहीं होता है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आप लोग कहोगे तो मैं इसकी प्लेलिस्ट स्टार्ट कर दूँगी जावा की, बट अभी मैं प्रेजेंट में तो सोची नहीं हूँ, बट हाँ इन फ्यूचर अगर आप लोग की रिक्वायरमेंट होगी तो मैं ज़रूर स्टार्ट करूँगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि कंस्ट्रक्टर और मेथड में डिफरेंस क्या है। ये मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, मैक्सिमम टाइम आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्टर एंड मेथड। जब आप कंस्ट्रक्टर का डेफिनेशन दोगे तो उसके बाद से ही नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अराइज हो जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्टर एंड मेथड। अगर कंस्ट्रक्टर ये है तो फिर मेथड क्या होता है एंड इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये क्वेश्चन आपसे आते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कंस्ट्रक्टर जो होता है वो इंसलाइज द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को इंसलाइज करने के लिए ही हम कंस्ट्रक्टर का यूज़ करते हैं, लेकिन एक्सपोज द बिहेवियर ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की बिहेवियर को एक्सपोज करने के लिए हम मेथड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसमें कंस्ट्रक्टर की हमारी रिटर्न टाइप नहीं होती हैं, लेकिन मेथड की रिटर्न टाइप होती हैं, यानी कि मस्ट नो हैव रिटर्न टाइप, बट मेथड में क्या हो गया, मस्ट हैव अ रिटर्न टाइप। कंस्ट्रक्टर जो होता है वो हमारा कॉल होता है इम्प्लिसिटली, बट मेथड जो को होता है वो कॉल होता है एक्सप्लिसिटली। उसका जो कंस्ट्रक्टर होता है, कंस्ट्रक्टर नेम मस्ट बी सेम एज द क्लास नेम, क्लास नेम की तरह सेम होना चाहिए आपका, ये जरूरी है। लेकिन मेथड में ऐसा कुछ कंपल्सरी नहीं है, आपका जो मेथड का नेम है वो सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, इससे कोई फर्क आपको नहीं पड़ने वाला है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है, जो कंस्ट्रक्टर होता है वो एट अ टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन, जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो एक ही बार उस कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हो, लेकिन मेथड में क्या है कि आप मैनी टाइम उस मेथड को कॉल कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके बहुत बेसिक से डिफरेंस है जो कि कंस्ट्रक्टर एंड मेथड में है और जो कि आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिलेशनशिप। अब यहाँ रिलेशनशिप मैंने लिखा है तो इसका मतलब ये आप लोग कुछ और मत समझना, यहाँ पर हम रिलेशनशिप की अलग बात करने वाले हैं जावा में। ठीक है, जावा में जो रिलेशनशिप होते हैं वो दो तरह के रिलेशनशिप होते हैं, पहला होता है हैज ए रिलेशनशिप, दूसरा होता है इज ए रिलेशनशिप। यहाँ पर हैज ए रिलेशनशिप क्या होता है कि दे हैव नो रिलेशनशिप बिटवीन पेरेंट्स क्लास और चाइल्ड क्लास, ऐसा रिलेशनशिप जिसमें पेरेंट्स और चाइल्ड क्लास के बीच में कोई भी रिश्ता नहीं होता है। और जो हमारा हैज ए रिलेशनशिप होता है वो एक तरह का रेफरेंस वेरिएबल होता है। यहाँ पे एक तरह से आप एग्जांपल समझ सकते हो, एक एग्जांपल लेके चल रही हूँ। हैज ए रिलेशनशिप में आप समझ सकते हो एज अ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, जो एक बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड होती है उनका रिलेशनशिप जो होता है, हम उसमें कोई भी प्रॉपर्टी, अपनी गर्लफ्रेंड की कोई भी प्रॉपर्टी हम इनहेरिट नहीं करते हैं, ना ही गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड की कोई भी प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करती है। ठीक है, उसी तरह से जो हमारा इजी रिलेशनशिप होता है उसकी एग्जांपल आप पेरेंट्स ले सकते हो। पेरेंट्स की क्या होती है, पेरेंट्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो उनके चाइल्ड जो होते हैं इनहेरिट करते हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि चाइल्ड के अंदर ऑटोमेटिकली वो इनहेरिट नहीं करता, लेकिन गॉड गिफ्टेड होता है जो कि उसको अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टीज मिल जाती हैं। तो एक तरह से एग्जांपल से आपको शायद समझ आ जाएगा कि हैज ए रिलेशनशिप और इज ए रिलेशनशिप में क्या डिफरेंस। ओके, सो आई थिंक सो आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो
मैंने ये एग्जांपल लिया है बाइक एंड होंडा। बाइक और होंडा में आपका इजी रिलेशनशिप अब कैसे है, बाइक के अंदर जितनी भी होंडा होती हैं वो सब आ जाती हैं। तो बाइक की जितनी भी प्रॉपर्टीज होती है वो होंडा के अंदर ही होती हैं, ठीक है। तो ये आपके कहलाती है इजी रिलेशनशिप। लेकिन होंडा और इंजन में जो होता है वो हैज ए रिलेशनशिप होता है। हैज ए रिलेशनशिप, इन दोनों में रिश्ते तो होते हैं लेकिन ये दोनों एक दूसरे की प्रॉपर्टीज नहीं गेन करते हैं। ना ही होंडा के पास कोई इंजन की प्रॉपर्टी होती है और ना ही इंजन के पास होंडा की प्रॉपर्टी, इसमें कोई प्रॉपर्टीज नहीं होती हैं। तो ये आपकी हो जाती है हैज ए रिलेशनशिप। ये आपके बॉयज़ के लिए जिनको समझ आ गया होगा। बट अगर हम गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स के लिए समझाने के लिए भी मैंने यहाँ एग्जांपल लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो ड्रेस, और ड्रेस क्या होता है और क्रॉप टॉप में मैंने लिया है। क्रॉप टॉप को अगर हम कहें तो ये ड्रेस का ही एक पार्ट है। ड्रेस के अंदर ये सारी चीज़ें जिन्हें क्रॉप टॉप हो गई, जीन्स हो गई, सूट सलवार लहंगा जो भी है आपका, वो सब आपके ड्रेसेस के अंदर आ जाता है। बट अगर हम ये कहें कि क्रॉप टॉप एंड लाइट पिंक, यानी कि लाइट पिंक कलर का आपका क्रॉप टॉप है, वो लाइट पिंक कलर, और वो इन दोनों में जो होता है रिलेशनशिप ये होता है, यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी एक दूसरे का गेन नहीं कर रहे हैं। तो यह होता है आपका हैज ए रिलेशनशिप। आगे समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, भी आपको आगे एग्जाम्पल दिखाती हूँ, उससे पक्का आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने एक प्रोग्राम लिया है। एक रेस्टोरेंट है जहाँ पर डिशेस है, मैगी है, कॉफ़ी है, बटर चिकन है, ठीक है। अब आपको क्या है, आपको इन्हें खाना है, आप हो रूबी और आपको इन्हें खाना है। उसके लिए आप क्या करोगे, आप अपने मेन क्लास यानी कि आप अपने रूम में जाओगे, वहाँ से अपने फ़ोन को लोगे और रेस्टोरेंट में कॉल करोगे। ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ये कॉल करने का काम करता है, ठीक है। आप गए रूम में, कॉल किया, कॉल करने के बाद आप अपनी डिशेस को ऑर्डर करोगे और डिशेस आपके पास मिल जाएंगी। अब यहाँ पे देखो इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, दोनों एक दूसरे से अलग हैं, कोई रिलेशन नहीं है दोनों में। लेकिन जैसे ही आप ऑर्डर करते हो तो आपकी जितनी भी हैं डिशेस ये सब आपके पास आ जाएंगी और आप आराम से खा लोगे। तो यहाँ पे कोई रिलेशनशिप नहीं, इस रिलेशनशिप को कहते हैं इज ए रिलेशनशिप। अभी आपको हैज ए रिलेशनशिप, इसे हैज ए रिलेशनशिप कहते हैं, ठीक है। अभी इज ए रिलेशनशिप मैं आपको समझाती हूँ। यही एग्जाम्पल सभी आपको मैं इजे भी समझाऊँ, ठीक है। इजे रिलेशनशिप को कहते हैं इनहेरिटेंस, ठीक है। तो ये आ रहा आपका इनहेरिटेंस। अभी हम इनको देखते हैं। इनहेरिटेंस, इट इज़ इनहेरिटिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ पेरेंट्स क्लास इनटू अ चाइल्ड क्लास। ये एक तरह की प्रॉपर्टीज होती है इनहेरिट करने का, यानी कि पेरेंट्स क्लास की जो भी प्रॉपर्टीज है वो चाइल्ड क्लास के अंदर इनहेरिट करना ही कहलाता है आपका इनहेरिटेंस, ओके। और इनहेरिटेंस को हम कहते हैं इज ए रिलेशनशिप। और इस रिलेशनशिप को बनाने के लिए हम लोग एक्सटेंड कीवर्ड का यूज़ करते हैं। हैज ए रिलेशनशिप बनाने के लिए हम किसी भी कीवर्ड का यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन इनहेरिटेंस बनाने के लिए, इनहेरिटेंस या रिलेशनशिप यानी कि इज ए रिलेशनशिप को बनाने के लिए हम एक्सटेंड कीवर्ड का यूज़ करते हैं, ठीक है। इतने पॉइंट रखना आप। अगर आपसे बोला जाएगा व्हाट इज इनहेरिटेंस तो आप सिंपल 3 पॉइंट बोलोगे। इट इज इनहेरिटेंट ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ पेरेंट्स क्लास इनटू चाइल्ड क्लास। सेकेंड पॉइंट बोलोगे आप इनहेरिटेंस मेक अ इज ए रिलेशनशिप। एंड थर्ड पॉइंट बोलोगे एक्सटेंड्स कीवर्ड यूज इन इनहेरिटेंस, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स बोलोगे। 4 पॉइंट में बोल सकते हो आप कि देयर आर 5 टाइप्स। फर्स्ट इज सिंगल, सेकेंड इज मल्टीपल, थर्ड इज मल्टी लेवल, फोर्थ इज हैरिड कप एंड फिफ्थ इज हाइब्रिड। ये आपके इनके टाइप्स होते हैं। बट यहाँ पे जो आपका ये मल्टीपल है और जो आपका हाइब्रिड है ये आपका जावा में सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। टाइप तो आपके 5 होते हैं वो आपको बताना ही है, लेकिन आपको यहाँ पर वो बोलता है कि क्या मल्टीपल और हाइब्रिड जावा में सपोर्ट करते हैं, तो यहाँ पर आप बोलोगे नहीं, सपोर्ट नहीं करते हैं। बट हाँ, जो आपके मल्टीपल इनहेरिटेंस होते हैं वो आपका सपोर्ट करता है इंटरफेस में। ये भी मैं आपको आगे बताऊंगी, ठीक है। कैसे सपोर्ट करता है वो भी चीज़ आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इतनी सारी चीज़ें बतानी होगी। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर मैंने बोला था अभी मैं आपको इनहेरिटेंस की भी एग्जांपल लूँगी, सेम एग्जांपल रेस्टोरेंट का ही है। यहाँ पे आप देखो एक रेस्टोरेंट है, उसके अंदर डिशेस हैं। डिशेस क्या है, मैगी है, कॉफ़ी है, बटर चिकन है, ये आपकी डिशेस हैं। यहाँ पे रूबी है और रूबी को क्या करना है, इन्हें खाना है। अब रूबी क्या करेगी, या तो अपने घर के अंदर जाए और उन्हें जाके कॉल करे, और फिर तो वो मैंने पुराने वाले मेथड में बताया था। बट यहाँ पे क्या करेगी रेस्टोरेंट, वो क्या करेगी अपने घर में रेस्टोरेंट को ही एक्सटेंड कर लेगी। अब वो रेस्टोरेंट को कैसे अपने अंदर लाएगी, अपने घर में रेस्टोरेंट को कैसे लाएगी, रेस्टोरेंट तो अलग है ना। तो वो क्या करेगी, वो अपने मॉम से कहेगी और उसकी मॉम क्या करेंगी, वो अपने मेन घर में जाएगी और वो अपने मम्मी से कहेगी मम्मी मुझे
ये एक रेस्टोरेंट है, इस रेस्टोरेंट में जो डिशेज़ है मुझे वो खानी है। उसकी मॉम ने वो डिशेज़ बना दिया। अब डिशेज़ जब वो बन जाएगा, तो क्या वो जाके इस रेस्टोरेंट को कॉल करेगी? जब उसके पास सारी चीज़ें ऑलरेडी आ चुकी हैं, तो वापस तो वो जाके रेस्टोरेंट में तो कॉल करेगी नहीं कि मुझे ये चीज़ें चाहिए, मुझे दो। ऐसे तो करने वाली नहीं है, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी सारी चीज़ें बनी बनाई हैं। तो वो क्या करेगी, डायरेक्ट सिर्फ़ अपने आप को ही, यानी कि अपने किचन में जाएगी और अपनी डिशेज़ को कॉल करके खा लेगी, ठीक है? तो ये क्या हुआ? ये हुआ आपका इनहेरिटेंस का एग्ज़ाम्पल, यानी कि इनहेरिटेंस में एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करते ही, एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करके और जिस क्लास को आप यहाँ पर लिखोगे, तुरंत आपकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं ना, ये सभी प्रॉपर्टीज़ आपकी इस क्लास के अंदर आ जाएगी। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आप इन सभी प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पर लिखो, ये ज़रूरी नहीं है। आप बस एक्सटेंड कीवर्ड का यूज़ कर लो, सारी प्रॉपर्टी आपके अंदर आ जाएगी। तो आपको इसको कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने ही घर में हो, अपने आप को ही कॉल करके और खा लो, ठीक है? तो ये हो गया आपका इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल। नेक्स्ट मैं यहाँ पे इसी चीज़ को, प्रोग्राम को रन करके की हुई हूँ, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि प्रोग्राम सही है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने रेस्टोरेंट लिया, डिशेस लिया, इन सभी को मैंने प्रिंट कर दिया। यहाँ पर एक्सटेंड कीवर्ड से इनकी सारी प्रॉपर्टीज़ को अपने अंदर रख लिया और उसके बाद से अपने आप को कॉल करके डिशेस को प्रिंट कर लिया। ये रहा आपका आउटपुट, ठीक है? तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर हम ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म समझने के लिए आप यहाँ पर समझ सकते हो, पॉली मतलब होता है आपका मैनी, ठीक है? या मुझे किसी ने कमेंट किया था कि मैम अपनी आप राइटिंग सुधारिए, ये मुझे किसी ने कमेंट किया था। तो गाइस देखो, मुझे यहाँ लिखने नहीं आता, मैं यहाँ कीबोर्ड की यानी कि जो माउस होते हैं उनकी हेल्प से मैं यहाँ लिखने की कोशिश करती हूँ। मुझे नहीं, उतना मैं ये यूज़ नहीं करती हूँ, तो मुझे नहीं आता है, बट मुझे जैसे आता है मैं कोशिश अपना करती हूँ, मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करती हूँ। और मैं बोल के भी तो करती हूँ। अगर आपको मेरी राइटिंग नहीं समझ आती है, तो आप ये देख सकते हो कि मैं बोल के कर रही हूँ, तो आप बोलने से समझ जाओ कि मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है? ओके। तो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है, पॉली मतलब होता है मैनी, मॉर्फिज्म मतलब होता है फॉर्म, मैनी फॉर्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म एक तरह का कॉन्सेप्ट होता है जिसमें हम एक सिंगल टास्क को मल्टीपल वे में परफॉर्म करने को ही कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म, तो आप सिंपल कहोगे पॉलीमॉर्फिज्म इज अ कॉन्सेप्ट बाय विच वी कैन परफॉर्म अ सिंगल एक्शन या सिंगल टास्क इन अ मल्टीपल वे। ये कहलाता है आपका पॉलीमॉर्फिज्म। इसका एक एग्जांपल आप लिख सकते हो, वाटर। वाटर को अगर आप ग्लास में रखो तो उसका अलग शेप बनेगा, किसी और कंटेनर में रखो तो उसका अलग शेप बनेगा, हार्ट वाले शेप में रख दो पानी को तो उसकी अलग शेप बन जाएगी। यानी कि वाटर जो है वो एक ही है, लेकिन आप उसको क्या कर रहे हो, मल्टीपल तरीके से यूज़ कर रहे हो, मल्टीपल तरीके से आप उसको शेप दे रहे हो। इस तरह से आप कह सकते हो कि पानी है, पानी को आप खाना बनाने के लिए भी यूज़ कर रहे हो, पीने के लिए भी यूज़ कर रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आप लोग यूज़ करते हो। तो ये होता है आपका पॉलीमॉर्फिज्म, यानी एक सिंगल टास्क, आप एक सिंगल टास्क को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यूज़ कर रहे हो, तो वो कहलाता है आपका पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म दो तरीके के होते हैं, पहला होता है कंपाइल टाइम, दूसरा होता है रन टाइम, ठीक है? तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आप मेरी बातों को सुनना, और अगर नहीं समझ आती तो वीडियो प्लीज़ रिप्ले करके देख लेना। लेकिन मैं जितनी भी चीज़ें बता रही हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस और प्लस मेरी बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने इंटरव्यू दिए हैं, उन लोगों से मैं डिस्कस करके सारी चीज़ें मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ। और सिर्फ उन्हीं लोगों से डिस्कस करके ही नहीं, और कुछ टीचर्स हैं जो कि इस फील्ड में है, मैंने उन लोग से भी डिस्कस करके की हुई हूँ, ठीक है? तो मैं जो भी चीज़ें आप लोग के संग प्रोवाइड कर रही हूँ, बहुत ही हार्ड वर्क करके आप लोग संग शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ नहीं समझ आता तो रिप्ले करके देखना, लेकिन सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके? चलिए यहाँ आप टाइप की हम बात करें। टाइप क्या है? पहला है कंपाइल टाइप, दूसरा है रन टाइप। कंपाइल टाइप को हम कहते हैं स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म, और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को कहते हैं डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म। जो आपका कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है, इसका यूज़ होता है ओवरराइडिंग मेथड को अचीव करने के लिए। लेकिन जो आपका डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म होता है, इसका यूज़ होता है मेथड ओवरराइडिंग अचीव करने के लिए। जो आपका कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है, इसको कंपाइलर हैंडल करता है, देखिए रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म जो होता है उसको जेवीएम हैंडल करता है। जब मैं आपको प्रैक्टिकली कभी जावा पढ़ाऊंगी तो ये सारी चीज़ें रन आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी कैसे ये चीज़ें होते हैं, ठीक है? अभी बस आप थ्योरी समझो।
क्योंकि आपको इंटरव्यू में थ्योरी बतानी है। ओके, सो नेक्स्ट आपका है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग। तो वेरी सिंपल डिफरेंस बिटवीन दैट इज, फर्स्ट इज कि जो आपका नेम होता है, नेम सेम नेम विथ सेम क्लास, एक सेम क्लास में आपकी जो उसके अंदर जो नेम्स होंगे मेथड के वो सेम होंगे, वो आपके कहलाते हैं मेथड ओवरलोडिंग। नेक्स्ट, वो मेथड ओवरराइडिंग क्या है कि आपके डिफरेंट डिफरेंट क्लास में सेम नेम होंगे, आपके जो भी मेथड होंगे उनके सेम नेम होंगे लेकिन डिफरेंट डिफरेंट क्लास में होंगे, तो आपका कहलाता है मेथड ओवरराइडिंग। नेक्स्ट है कि जो आपका सेम नेम तो होगा लेकिन उसके आर्गुमेंट्स जो होंगे वो डिफरेंट होंगे, यानी कि सिर्फ वर्ड सो और ब्रैकेट है, ठीक है, और एक है वाइट सो और ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है, इंटीजर एक्स। तो ये जो होंगे आपके, ये दोनों मेथड के नेम तो सेम है लेकिन आर्गुमेंट देखो, एक में आर्गुमेंट है ही नहीं लेकिन एक में आर्गुमेंट है। तो वही चीज़ यहाँ बोला है कि यहाँ पे आपके नेम तो सेम होंगे लेकिन जो आपके आर्गुमेंट होंगे वो डिफरेंट होंगे, जैसे नंबर ऑफ आर्गुमेंट, सीक्वेंस ऑफ आर्गुमेंट एंड टाइप ऑफ आर्गुमेंट। इस तरह से जो मेथड ओवरराइडिंग में क्या होता है कि आपके आर्गुमेंट सेम होते हैं, मेथड नेम भी सेम होता है, आर्गुमेंट भी सेम होता है लेकिन क्लास डिफरेंट होता है, ठीक है। मेथड ओवरलोडिंग एक सिंगल क्लास के अंदर होता है लेकिन मेथड ओवरराइडिंग मल्टीपल क्लास के अंदर होगा, यानी कि इसमें इनहेरिटेंस मस्ट फॉर मेथड ओवरराइडिंग, इसलिए कहा गया कि जो इनहेरिटेंस होता है वो मस्ट होता है मेथड ओवरराइडिंग के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, जो कि पूछे जा सकते हैं, पूछे भी जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए जावा में कितने टेक्निक्स हैं। तो टोटल 5 टेक्निक्स हैं, न्यू कीवर्ड, न्यू इंस्टेंस, क्लोन, डीसerialization एंड फैक्ट्री मेथड। ये 5 आपके मेथड होते हैं, टेक्निक्स होते हैं जिनकी हेल्प से आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपसे ये कहा जाए कि हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करना ही नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हमको सिंपल जो भी डेटा है उनको डिस्प्ले करना है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करना है, क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से क्या होता है कि हिप मेमोरी में एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है, ठीक है, एक स्पेस हो जाता है, इस स्पेस में सारी डेटा स्टोर होती हैं। तो हमें जब डेटा को स्टोर करना नहीं है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डेटा स्टोर करना है तो आप इन पांचों में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हो, पर जब हमें डेटा स्टोर करना ही ना हो तो हम क्या करेंगे, तो उस केस में आप यूज़ कर सकते हो एनोनोमस ऑब्जेक्ट। ये एक ऐसा तरह का ऑब्जेक्ट है जिसमें आपका जो डेटा है वो स्टोर नहीं होता है, सिर्फ डिस्प्ले होता है, ठीक है। तो अगर आप सिर्फ डेटा को डिस्प्ले करना चाहते हो, स्टोर नहीं करना चाहते हो, तो उस केस में आप एनोनोमस ऑब्जेक्ट का यूज़ करोगे। न्यू आपका कीवर्ड है, ये आपका क्लास का नाम है और ये आपका मेथड का नाम है, ठीक है। और न्यू कीवर्ड की हेल्प से अगर आप करते हो तो ये आपका सिंटेक्स है मिक्स एक्स, जो कि आपकी क्लास का नाम है, मिक्स आपका क्या है, वेरिएबल का नाम है, न्यू आपका कीवर्ड है, ये क्लास का नाम है। फिर इस वेरिएबल में आप मेथड के नेम को स्टोर कर रहे हो, यानी उसकी डेटा को स्टोर कर रहे हो और उसको कॉल कर रहे हो। तो ये आपका न्यू कीवर्ड की हेल्प से ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का तरीका है, ठीक है। तो ये आपके पॉइंट्स हैं। कुछ ये भी पॉइंट है जहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, इनहेरिटेंस यानी कि इजे रिलेशनशिप, हैजे रिलेशनशिप, पॉलीमॉर्फिज्म, मेथड ओवरलोडिंग, मेथड ओवरराइडिंग। ये जो टेक्निक्स है, ये मेथड जो है ये आपका यूज़ होता है कोड को रीयूजबिलिटी के लिए, यानी कोड को रीयूज करने के लिए हम इन मेथड का यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमें सिक्योरिटी पर्पस के लिए हम यूज़ करते हैं एब्स्ट्रैक्शन, डेटा हाइडिंग, इनकैप्सुलेशन। अगर हम अपने प्रोग्राम में सिक्योरिटी चाहते हैं तो सिक्योरिटी पर्पस के लिए हम एब्स्ट्रैक्शन, डेटा हाइडिंग और इनकैप्सुलेशन का यूज़ कर सकते हैं। ये कुछ की पॉइंट्स हैं जिनको आप याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है। तो एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन एक तरह का एब्स्ट्रैक्शन इज हाइडिंग इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन एंड जस्ट हाईलाइटिंग द सेटअप सर्विसेज दैट वी आर ऑफरिंग। यानी कि एब्स्ट्रैक्शन एक तरह का वो मेथड होता है जिसमें हम इंटरनल जितनी भी इम्प्लीमेंटेशन होती है उसको छुपा देते हैं और जो सामने वाले के लिए यूज़फुल होती हैं वो हम उन्हें शो करते हैं। जैसे आप फ्लिपकार्ट की एग्जांपल ले लो, सब कोई शॉपिंग करते होंगे। फ्लिपकार्ट का क्या काम है कि जो भी चीज़ आपकी यूज़फुल, यानी ड्रेस आपको देखना है तो आपको ड्रेसेस दिखेंगी, आपको अगर कोई ब्यूटी प्रोडक्ट के सामान लेने हैं तो वो दिखेंगे, अगर आपको कोई गैजेट्स लेने हैं तो वो भी आपको दिखेंगे, वो सारी चीज़ें दिखेंगी। लेकिन वो उन सब के पीछे लॉजिक क्या लग रहा है, वो सब आपको दिख कैसे रहा है, उसके लिए जो भी मेथड यूज़ किए गए हैं वो चीज़ें वो क्या की गई, हाइड की गई हैं। तो ये कहलाता है आपका एब्स्ट्रैक्शन, यानी कि जो चीज़ें सामने वाले के लिए यूज़फुल हैं उन्हें शो करेंगे, जो नहीं है वो चीज़ हम नहीं करेंगे। इस तरह से आप यूट्यूब से समझ सकते हो, यूट्यूब आप लोग यूज़ कर रहे हो
यहाँ पे क्या है, आपको वीडियोस मिल रही हैं, आप वीडियो देख रहे हो, समझ रहे हो, ठीक है। लेकिन वीडियो जो आपको मिल रही है वो कैसे मिल रही हैं? वीडियो तो हमने अपलोड करी है कि इसके पीछे काम ये कैसे हो रहा है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन कहलाती हैं, यानी कि जो चीज़ें सामने वाले के लिए यूज़फुल नहीं है उनको हम हाइड कर लेंगे, जो यूज़फुल है उन्हें शो करेंगे। तो इसको आप ये भी कह सकते हैं, शोइंग ऑल नेसेसरी इन्फॉर्मेशन एंड हाइडिंग ऑल इंटरनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये आपका कहलाता है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने के लिए दो तरीके हैं। पहला है एब्स्ट्रैक्ट क्लास, दूसरा है इंटरफेस। यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई, यहाँ मैंने अप टू लिखा है, ये अप टू होगा ऊपर में, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास की हेल्प से आप 100% तो एब्स्ट्रैक्शन नहीं पा सकते हो, लेकिन अप टू 100% तक, यानी कि लगभग आप 100% तक एब्स्ट्रैक्शन अचीव कर सकते हो। लेकिन इंटरफेस का यूज़ करके आप 100% एब्स्ट्रैक्शन आप अचीव कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपके एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है? यूज इन क्लास एंड मेथड। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का आपका क्लास और मेथड में यूज होता है, वेरिएबल के साथ यूज नहीं होता है और इनके ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स हैं जिनको आप रिमेम्बर रखना, अगर आपसे पूछा जाए तो आप आंसर बता सको। नेक्स्ट देखते हैं एक कोडिंग, ठीक है। इस कोडिंग से हम समझेंगे एब्स्ट्रैक्ट मेथड को। यहाँ पर आप देख सकते हो एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, ये रहा एब्स्ट्रैक्ट एक मेथड है, ठीक है। अब ये जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है इसको क्या की हूँ मैं, एक्सटेंड की हूँ। किसमें? डेमो क्लास का एक क्लास है उसमें हमने एक्सटेंड कर दिया इसको। एक्सटेंड करने से इनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है वो इनके अंदर आ तो जाएंगी, लेकिन अगर हम इस लाइन को ना लिखें, ये लाइन अगर हम नहीं लिखते हैं तो क्या करेगा, आप जब इसको रन करोगे तो शो कर देगा एरर, क्योंकि आपने एब्स्ट्रैक्ट मेथड को ओवरराइड नहीं किया है। ये कंपल्सरी है कि अगर आप किसी एब्स्ट्रैक्ट मेथड को यानी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को ओवरराइड करते हो, यानी सॉरी, अगर आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास को अगर आप इनहेरिट करते हो, तो अगर इनहेरिट करते हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो ये कंपल्सरी है कि हमें उस एब्स्ट्रैक्ट मेथड को ओवरराइड करना पड़ेगा। अगर आप ओवरराइड नहीं करते हो तो आपको एरर शो कर देगा, ठीक है। तो अगर इसको हम यहाँ पर ओवरराइड नहीं करेंगे तो ये एरर शो कर देगा, इसलिए मैंने यहाँ ओवरराइड किया है। ओवरराइड करके यहाँ पे एक मैंने मैसेज दे दिया, ठीक है। उसके बाद अगर आपका जो क्लास है वो आपका एब्स्ट्रैक्ट है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपका मेथड भी एब्स्ट्रैक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर आपका मेथड एब्स्ट्रैक्ट है तो आपका क्लास होना एब्स्ट्रैक्ट होना ये कंपल्सरी है। अगर एब्स्ट्रैक्ट नहीं होगा तो आपका एरर शो कर देगा, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आप रिमेंबर रखना। यहाँ पर देखो मैंने इनको क्या किया, एक्सटेंड किया करके मेथड को ओवरराइड करके इसी को कॉल कर दिया, यानी कि इस डेमो कॉल कर दिया, तो ये आपको प्रिंट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा रूबी, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से आप कर सकते हो। तो इसीलिए जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट मेथड में ओवरराइड होता है, ठीक है। यहाँ पर कुछ की पॉइंट है। फाइनल कीवर्ड क्या कहता है? फाइनल कीवर्ड कहता है कि ओवरराइड को रोको, ओवरराइड मत करो। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्या कहता है कि ओवरराइड करो, और स्टैटिक मेथड क्या कहता है कि ओवरराइड नहीं होगा, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट है, इनको याद रखना। फाइनल क्या करेगा? ओवरराइड को रोकेगा। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्या कहेगा कि ओवरराइड को करेगा। और जो स्टैटिक मेथड है वो क्या कहेगा कि ओवरराइडिंग होता ही नहीं है, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स हैं। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं एब्स्ट्रैक्ट और इंटरफेस में डिफरेंस क्या है। जो आपके एब्स्ट्रैक्ट होते हैं ये आपका होल्ड करता है इंस्टेंस वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल को होल्ड करता है। लेकिन जो आपका इंटरफेस होता है ये इंस्टेंस वेरिएबल को होल्ड नहीं करता है, सिर्फ आपके स्टैटिक वेरिएबल को होल्ड करता है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, जो एब्स्ट्रैक्ट होता है वो यूज़ करता है कंस्ट्रक्टर को, लेकिन इंटरफेस जो होता है वो कंस्ट्रक्टर को यूज़ नहीं करता है। नेक्स्ट है जो कि आपका एब्स्ट्रैक्ट में क्या होता है कि स्टैटिक मेथड को कंटेन करता है, लेकिन इंटरफेस में स्टैटिक मेथड को कंटेन नहीं करता है। मेथड और वेरिएबल अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। इसके बाद से यहाँ पे क्या है कि यूज़ एनी एक्सेस मॉडिफायर विथ मेथड के साथ कोई भी एक्सेस मॉडिफायर को यूज़ कर सकते हैं, यानी कि पब्लिक स्टैटिक को पब्लिक हो गया आपका, डिफ़ॉल्ट हो गया, प्रोटेक्टेड हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपका यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इंटरफेस में सिर्फ आप
पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर का यूज़ कर सकते हैं मेथड के साथ। बाकी जो आपके प्राइवेट हैं और प्रोटेक्टेड हैं, हाइब्रिड हैं, सॉरी डिफ़ॉल्ट हैं, उनको हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो आपका एब्स्ट्रैक्ट है वो मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन जो आपका इंटरफेस है वो मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट एंड लास्ट है कि यहाँ पे एट अ वन टाइम ओनली एक्सटेंड वन क्लास, एक टाइम पे सिर्फ एक ही क्लास को आप एक्सटेंड कर सकते हो, लेकिन इंटरफेस में क्या है कि एक टाइम पे आप एक से ज़्यादा को एक्सटेंड कर सकते हो। तो ये आपकी डिफरेंस है एब्स्ट्रैक्ट और इंटरफेस की। तो इनको आप लिख के स्क्रीनशॉट लेके जैसे भी लगे, लेकिन आप इन्हें स्टोर करके रखना। किसी भी कंपनी में आप जाओ, कोई भी एग्ज़ाम दो, तो ये जितनी भी चीज़ें मैं आप लोगों के संग शेयर कर रही हूँ आपको बहुत 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 ज़्यादा हेल्प करेगी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं एग्जांपल लेके चल रही हूँ। यहाँ पे एक इंटरफेस है, एक दूसरा इंटरफेस है, ठीक है। इन दोनों इंटरफेस को हम क्या कर रहे हैं, डेमो क्लास में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और जो कि I1 I2 दोनों को मैंने अभी बताया था कि इसे मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट करता है, ठीक है। आप देखो, दो आपके क्लास हैं, दोनों को दो आपके हैं इंटरफेस, इनको क्या किया गया, इम्प्लीमेंट किया गया है डेमो क्लास के अंदर। किसकी हेल्प से, इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड की हेल्प से, ठीक है। तो इस तरह से इन दोनों की जो भी प्रॉपर्टीज़ होंगी वो सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें के अंदर मैटर होगी वो डेमो के अंदर आ जाएंगी। इस तरह से यहाँ पे आप देखो, तो यहाँ पे इंटरफेस है, यहाँ पे एक्सटेंड का कीवर्ड का यूज़ करते ही इंटरफेस की जो भी डिटेल्स होंगी वो इंटरफेस I2 के अंदर आ जाएगी। अब इसको मैंने क्या किया, यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया, इम्प्लीमेंट करते ही ये दोनों की जो भी चीज़ें वो आपके इस क्लास के अंदर आ जाएंगी, ठीक है। तो ये आपको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल ले लिया है मैंने, जो कि आप लोग को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन आपका लास्ट टॉपिक है, इनको देख लेते हैं। इनकैप्सुलेशन क्या होता है। Encapsulation in Java is a mechanism of wrapping the data and code together in a single unit. एक सिंगल यूनिट में कोड और डेटा को एक साथ रैप करने को ही हम कहते हैं इनकैप्सुलेशन। एग्जाम्पल आप समझ सकते हो, कैप्सूल होते हैं, कैप्सूल देख सकते हो, दो कलर के होते हैं, एक आपके अगर वाइट है तो दूसरी तरफ रेड हो सकता है या ब्लू हो सकता है। उन दोनों को इस तरह से होती हैं, इस शेप में आपकी होती हैं, और इस तरह से रहता है, ठीक है। बीच में यहाँ पे कुछ छोटी छोटी गोलियाँ रहती हैं और इधर भी फिल रहती हैं, ठीक है। तो ये आपकी कहलाती हैं, मान लो ये आपका हो गया डाटा और ये आपका हो गया कोड। तो ये डाटा और जो कोड है आपका, ये क्या है, एक सिंगल यूनिट, इसको आप एक सिंगल यूनिट ही कहोगे, एक सिंगल पीस है। इस सिंगल पीस में आपके डेटा एंड कोड को रैप करके एक सिंगल यूनिट में स्टोर किया गया है, तो इसको कहते हैं इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन तीन टाइप के होते हैं, इनकैप्सुलेशन, पार्शियल इनकैप्सुलेशन एंड फुल्ली इनकैप्सुलेशन। अब यहाँ पे देखो पार्शियल इनकैप्सुलेशन। पार्शियल इनकैप्सुलेशन क्या होता है कि आपका क्लास नेम है, इसके अंदर आपका एक इंटीजर, स्ट्रिंग और फ्लोट तीनों चीज़ें हैं, ये आपका कहलाता है इनकैप्सुलेशन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप देखो पार्शियल इनकैप्सुलेशन में क्या होगा कि आपका कोई ना कोई एक जो होगा वो आपका प्राइवेट होगा, अब बाकी आपके वैसे नॉर्मल है, स्ट्रिंग एंड फ्लोट। तो ये आपका कहलाता है पार्शियल इनकैप्सुलेशन। फुली इनकैप्सुलेशन में क्या होगा कि आपकी तीनों के तीनों जो होंगे वो प्राइवेट होंगे, ये कहलाते हैं फुल इनकैप्सुलेशन। और इस टाइप के जो भी आपके मैटर या क्लास होते हैं इनको कहते हैं डेटा हाइडिंग। ये आपका डेटा हाइडिंग प्रॉब्लम होता है, और इस डेटा हाइडिंग प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए हम दो मेथड यूज़ करते हैं, एक होता है सेटर गेटर मेथड और दूसरा होता है कंस्ट्रक्टर। इनकी हेल्प से जो भी प्रोग्राम है उसमें जो भी डेटा हाइडिंग की प्रॉब्लम हो रही है उनको हम रिमूव कर सकते हैं। सेटर मेथड का यूज़ होता है वैल्यू को राइट करने के लिए, गेटर मेथड का यूज़ होता है वैल्यू को रीड करने के लिए, ठीक है। तो ये दोनों जो मेथड हैं इनकी हेल्प से आप डाटा हाइडिंग की जो प्रॉब्लम है उनको आप रिमूव कर सकते हो। तो आज की वीडियो में मैंने उप्स को कवर कर दिया, जितनी भी उप्स से क्वेश्चंस आते हैं सारी चीज़ें कवर कर दी हैं। आई होप आपको वीडियो आज की अच्छी लगी होगी और सारी चीज़ें समझ भी आ रही होगी। जो चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रही थी वो चीज़ आ गया होगा, क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम है तो मैं ज़्यादा डीपली नहीं समझाई हूँ, जितना कोशिश कर सकती थी बेस्ट उतनी बेस्ट करने की कोशिश की है, ठीक है। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।